नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की स्थिति के मद्देनजर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय दल का गठन किया। अमेरिका ने काबुल से अंतिम विमान के रवाना होने के बाद अफगानिस्तान में 20 वर्ष से सैनिक मिशन को खत्म करने की घोषणा की। भारत ने कहा, अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश पर हमले या आतंकवादियों को पनाह देने के लिए नहीं करने दिया जाएगा। 3 महिला न्यायाधीशों सहित 9 नए न्यायाधीशों ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 64 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.53% हुई। दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु और मेघालय में कल से स्कूल फिर खुलेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा और टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सिंहराज अदाना ने कांस्य पदक जीता। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता समारोह के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर सरकार अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसे जन उत्सव के रूप में मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार ने अपने श्रोताओं के लिए स्वाधीनता संग्राम और इसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष क्विज शुरू किया है। क्विज 16 अगस्त से शुरू हुआ और 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जा रहा है और उत्तर देने वाले भाग्यशाली विजेता को पुरस्कृत किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में इंडिया पोस्ट आकाशवाणी का साझीदार है। कल का प्रश्न था, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में बनाया गया कौन सा अधिनियम काला कानून के नाम से जाना जाता है? प्रश्न का सही उत्तर है रॉलेट एक्ट। इसे 10 मार्च 1919 को तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय सिडनी रॉलेट ने पारित किया था। ये अधिनियम ब्रिटिश सरकार को लोगों को गिरफ्तार करने और बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार देता था। आकाशवाणी समाचार को विश्व भर के श्रोताओं से प्रश्नों के जवाब मिले हैं। हमारी आज की भाग्यशाली विजेता हैं हैदराबाद तेलंगाना की श्यामला अप्पाजी। श्यामला अप्पाजी ने क्विज की विजेता बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। मेरा नाम श्यामला अप्पाजी है। मैं हैदराबाद तेलंगाना से बोल रही हूँ। मुझे अमृत महोत्सव क्विज का विजेता बनने पर बहुत खुशी हो गई और मैं आकाशवाणी समाचार को धन्यवाद देती हूँ। देश के आजादी की तेलंगाना का बहुत योगदान था। मैं सभी देशवासियों से निवेदन करती हूँ कि वो स्वतंत्रता की 75 वर्ष को उत्सव से मनाई जाए। जय हिंद। हमारा आज का प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। श्रोता अपने जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर सुन लें, 8826546262। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता के रूप में चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और एक सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में बने हालात को देखते हुए एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया है। इसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर,
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। सूत्रों ने कहा है कि उच्च स्तरीय समूह पिछले कुछ दिनों से नियमित रूप से बैठक कर रहा है। समूह अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी, अफगानों की यात्रा, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की भारत यात्रा से संबंधित मुद्दों पर विचार करने से जुड़ा है। इस उच्च स्तरीय समूह इस बात पर भी ध्यान देगा कि भारत के खिलाफ निर्देशित आतंकवाद के लिए किसी भी तरह से अफगान क्षेत्र का उपयोग न हो। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि उच्च स्तरीय समूह अफगानिस्तान में जमीनी स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं की निगरानी कर रहा है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा आज सुबह पारित प्रस्ताव भी शामिल है। अमेरिका ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से कल अपने अंतिम सैनिक विमान के रवाना होने के बाद अफगानिस्तान में 20 वर्ष से सैनिक मिशन को खत्म करने की घोषणा की है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी ने बताया कि अमरीका ने 14 अगस्त के बाद 6,000 अमरीकी नागरिकों सहित 79,000 लोगों को काबुल से सुरक्षित निकाला। कल रात C-17 सैनिक परिवहन विमान ने आधी रात से ठीक पहले हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की कि वो आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमरीका के कार्य जारी रहेंगे। इस बीच तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अफगानिस्तान को अमरीकियों की वापसी के बाद पूरी आजादी मिल गई है। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल से अमरीका की पूरी वापसी की अंतिम समय सीमा 31 अगस्त तय की थी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें तालिबान से अपेक्षा की गई है कि वो अफगान तथा विदेशी नागरिकों को सुरक्षित देश छोड़ने की अनुमति देगा। भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान पर पारित प्रस्ताव से काबुल हवाई अड्डे सहित अफगानिस्तान से यात्रा संबंधी भारत की चिंताएं दूर होंगी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि इनमें अफगानिस्तान में फंसे अफगान नागरिकों और भारत आने के इच्छुक अल्पसंख्यकों सहित भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत की अध्यक्षता में आज सवेरे अफगानिस्तान की स्थिति पर प्रस्ताव 2593 पारित किया। सूत्रों ने यह भी कहा है कि संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव से वर्तमान में भारत की प्रमुख चिंताएं दूर होंगी। भारत ने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की व्यवस्था सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। प्रस्ताव में मांग की गई है कि अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल किसी देश को धमकाने, हमला करने, आतंकवादियों को पनाह देने, उन्हें प्रशिक्षण देने, आतंकी गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें धन मुहैया कराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और अन्य सदस्यों के साथ बातचीत में इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय विचार विमर्श हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। 3 महिला न्यायाधीशों सहित 9 नए न्यायाधीशों ने आज उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा ने नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका, गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ, सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार महेश्वरी, तेलंगाना उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिमा कोहली और कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश बीवी नागरत्ना शामिल हैं। I, Abhay Srinivas Oak, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, a judge of the Supreme Court of India, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws.
I, Bangalore Venkatramaya Nagaratna, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. इनके अलावा केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति C.T. रविकुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति M.M. सुंदरेश, गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बेला M. त्रिवेदी और पूर्व अपर सॉलिसिटर जनरल P.M. नरसिम्हा को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 64 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 59,62,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 36,275 कोविड मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.53% है। अब तक 3 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कल 30,941 नए मरीजों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। वर्तमान में करीब 3,70,000 से अधिक कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 52 करोड़ 15 लाख कोविड जांच की जा चुकी है। कल 13,94,000 से अधिक जांच की गई। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 64 करोड़ 36 लाख कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं और 15 लाख टीके शीघ्र ही उपलब्ध कराए जाएंगे। 5 करोड़ 42 लाख टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास बचे हुए हैं। देश में कोविड के घटते मामलों को देखते हुए कई राज्यों में कल से स्कूल और शैक्षणिक संस्थान खोले जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। दिल्ली सरकार ने शिक्षण संस्थान 2 चरणों में खोलने की घोषणा की है। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल कल से, जबकि 6ठी से 8वीं कक्षा के स्कूल 8 सितंबर से फिर से खुलने की संभावना है। स्कूलों में अधिकतम 50% उपस्थिति की अनुमति होगी। तमिलनाडु सरकार ने भी कल से 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाने की घोषणा की है। शुरुआत में 50% क्षमता के साथ कक्षाएं लगेंगी। राजस्थान में भी पिछले साल अप्रैल के बाद अब कल से स्कूल खुल रहे हैं। मेघालय में शहरी क्षेत्रों में सभी कॉलेज फिर से खुलेंगे। 9वीं से 12वीं कक्षाओं की पढ़ाई स्कूलों में आरंभ हो जाएगी। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से बात की और राज्य के कई भागों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री मोदी ने उन्हें स्थिति से निपटने में केंद्र से हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों की सुरक्षा और भलाई की कामना की। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश और पड़ोसी देश भूटान में लगातार बारिश के कारण असम के 21 जिलों में 3,63,000 से अधिक लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। केंद्रीय जल आयोग ने बताया है कि कई जिलों में जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और बारपेटा, धुबरी और कामरूप जिलों में जलस्तर बढ़ रहा है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की स्थिति के मद्देनजर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और वरिष्ठ अधिकारियों के एक उच्च स्तरीय दल का गठन किया। अमरीका ने काबुल से अंतिम विमान के रवाना होने के बाद अफगानिस्तान में 20 वर्ष से सैनिक मिशन को खत्म करने की घोषणा की। भारत ने कहा, अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश पर हमले या आतंकवादियों को पनाह देने के लिए नहीं करने दिया जाएगा। 3 महिला न्यायाधीशों सहित 9 नए न्यायाधीशों ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 64 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.53% हुई। दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु और मेघालय में कल से स्कूल फिर खुलेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा और टोक्यो पैरालंपिक्स में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सिंहराज अधाना ने कांस्य पदक जीता। और अब टोक्यो पैरालंपिक की खबरें खेल डेस्क से। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने आज जीत की शुरुआत कांस्य पदक से की।
पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सिंहराज अदाना ने फाइनल में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक देश के नाम किया। सिंहराज ने 216.8 अंक हासिल किए। इस स्पर्धा में मनीष नरवाल 7वें स्थान पर रहे। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में रूबीना फ्रांसिस को 7वें स्थान से संतोष करना पड़ा। शॉटपुट स्पर्धा में माधवराव भाग्यश्री जाधव 7वें स्थान पर रहीं। एथलेटिक्स में महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा में सिमरन हीट में 5वें स्थान पर रहीं। टेबल टेनिस की टीम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में भाविना बेन हसमुख भाई पटेल और सोनल बेन मनु भाई पटेल की जोड़ी को कीन की जोड़ी से 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। तीरंदाजी में पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में राकेश कुमार चीन के शिन लियांग से एक रोमांचक मुकाबले में हार गए। अब सबकी निगाहें आज शाम पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा पर होंगी, जहां भारतीय खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। मरियप्पन थंगावेलु, शरद कुमार और वरुण सिंह भाटी इस स्पर्धा में पदक के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगे। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 4 रजत, 2 कांस्य सहित कुल 8 पदकों के साथ 29वें स्थान पर है। चीन पहले, ब्रिटेन दूसरे और रूस पैरालंपिक कमेटी आरपीसी तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने पर सिंहराज अधाना को बधाई दी है। एक ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि पैरालंपिक के निशानेबाजी मुकाबले में अदाना का कांस्य पदक उनके दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि सिंहराज ने अपने असाधारण प्रदर्शन और कड़ी मेहनत से पदक जीतकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। ट्वीट संदेश में श्री अमित शाह ने कहा कि ये सफलता खेल के प्रति अदाना के समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रतिफल है। श्री अनुराग ठाकुर ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि सफलता के लिए उम्र आड़े नहीं आती। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। और अब आज का संस्कृति संदेश, जो समर्पित है पंजाबी की पहली कवयित्री अमृता प्रीतम को। आज 31 अगस्त है और जयंती है पंजाबी की पहली कवयित्री अमृता प्रीतम की। अमृता प्रीतम का जन्म 31 अगस्त 1919 को पंजाब के गुजरावाला में हुआ था। बचपन बीता लाहौर में और शिक्षा भी वहीं हुई। 1947 में देश के बंटवारे के बाद वे पाकिस्तान से भारत आ गईं। उन्हें अपनी पंजाबी कविता अज आखा वारिश शाहनू के लिए बहुत शोहरत मिली। इस कविता में भारत विभाजन के समय पंजाब में हुई भयानक घटनाओं का अत्यंत दुखद वर्णन है। एक उपन्यास के तौर पर उनका उपन्यास पिंजर बहुत लोकप्रिय हुआ। 1951 में लिखे इस उपन्यास पर 2003 में एक फिल्म बनी पिंजर, जिसे कई पुरस्कार प्राप्त हुए। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं टूटा करते। अमृता जी को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। 1956 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1958 में पंजाब सरकार का पुरस्कार मिला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1988 में उन्हें बल्गारिया वैरोल पुरस्कार मिला। 1982 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा वे पहली पंजाबी महिला थीं जिन्हें 1969 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जीवन भर लोगों के दिलों को सुकून देने वाली अमृता प्रीतम लंबी बीमारी के बाद 31 अक्टूबर 2005 को गहरी नींद में सो गईं। हर दिल अजीज शायर गुलजार ने अमृता प्रीतम की ही एक नज्म पढ़कर उन्हें कुछ यूं याद किया।
मैं तेनू फेर मिलांगी, किथे किस तरह पता नहीं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार और इसकी क्षेत्रीय इकाइयां धरोहर, निशान और अपराजिता जैसे विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित कर रही हैं। स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्योछावर करने वाली वीरांगनाओं की वीरगाथा को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लेकर आया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम बात करेंगे महान लेकिन भूले बिसरे क्रांतिकारी कन्हैयालाल दत्त की। उनका जन्म 31 अगस्त 1888 को अविभाजित बंगाल के चंदन नगर में हुआ था। कन्हैयालाल दत्त राष्ट्रवादी जुगांतर समूह से जुड़े थे, जो उस समय भारत की स्वतंत्रता के लिए बंगाल में संचालित 2 मुख्य और भूमिगत क्रांतिकारी संगठनों में से एक था। कन्हैयालाल ने 20 वर्ष की युवावस्था में ही मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर कर दिए थे। को मुजफ्फरपुर बम हमले में शामिल होने के कारण अंग्रेजों ने 1908 में गिरफ्तार किया था। उनके साथ कम से कम 40 क्रांतिकारी भी पकड़े गए थे। कुछ महीने बाद दत्त और उनके मित्र सत्येंद्र नाथ बोस को नरेंद्र नाथ गोसाई की हत्या का दोषी ठहराया गया। गोसाई पहले क्रांतिकारी था, लेकिन बाद में वो अंग्रेजों से मिलकर सरकारी गवाह बन गया था। गोसाई की गवाही के कारण ही ब्रिटिश पुलिस ने अनेक स्वाधीनता सेनानियों के नाम आरोप पत्र तैयार किए। इसका बदला लेने के लिए सत्येंद्रनाथ और कन्हैयालाल ने जेल में ही गोसाई को गोली मार दी। नरेंद्र नाथ की हत्या को लेकर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कन्हैयालाल ने स्पष्ट बयान दिया। नरेंद्र नाथ की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो गद्दार था। फांसी के एक दिन पहले ब्रिटिश जेल के वार्डन ने कन्हैयालाल को मुस्कुराते देखकर कहा, कल जब फांसी पर लटकाया जाएगा तो तुम्हारी ये मुस्कान गायब हो जाएगी। अगली सुबह भी कन्हैयालाल मुस्कुरा रहे थे। दत्त की निर्भीकता देखकर वार्डन अवाक रह गया। 10 नवंबर 1908 की सुबह कन्हैयालाल को कोलकाता की अलीपुर जेल में फांसी दे दी। के बलिदान के करीब 15 साल बाद मोतीलाल रॉय ने उनकी स्मृति में चंदन नगर कस्बे से बांग्ला भाषा में पुस्तक प्रकाशित की। उस समय चंदन नगर फ्रांस के कब्जे में था, लेकिन अंग्रेजों ने सी कस्टम्स एक्ट 1878 के तहत उस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया। इस अधिनियम में ब्रिटिश क्षेत्रों में भेजी जा रही किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को प्रतिबंधित करने का प्रावधान था। इस पुस्तक में मोतीलाल ने उन पलों को याद किया था जब उन्होंने अंतिम संस्कार के समय कन्हैयालाल के पार्थिव शरीर के दर्शन किए थे। उन्होंने पुस्तक में लिखा था कि कन्हैयालाल के चेहरे पर योगी जैसी शांति थी और उनके शरीर पर कोई भी ऐसा निशान नहीं था जिससे मृत्यु के समय भय का पता चलता हो।
कन्हैया लाल की फांसी की लोगों के बीच खूब चर्चा हुई। देश के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करने के कारण वे जनमानस में बस गए। राष्ट्र सेवा के लिए कन्हैया लाल के उत्साह ने बाघा जतिन, रास बिहारी बोस, मास्टरदास सूर्य सेन और उनके समूह के सदस्यों सहित अनेक महान बंगाली क्रांतिकारियों के दिलों में आजादी की ज्वाला और तेज कर दी। कन्हैया लाल दत्त जैसे शहीदों के बलिदान और अप्रतिम देश सेवा का भारत सदैव ऋणी रहेगा। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। श्री नायडू ने नागरिकों से खादी को राष्ट्रीय वस्त्र के रूप में स्वीकार करने और इसके उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की अपील की। राजधानी दिल्ली के कई भागों में आज सामान्य से तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज बादल छाए रहने और हल्की से सामान्य वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज सवेरे से लगातार तेज बारिश हो रही है। नांदेड़ जिले में 2 लोगों के मरने की खबर है। इसके अलावा मुंबई उपनगरीय घाटकोपर इलाके में एक दीवार गिरने से 2 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। राज्य के कई हिस्सों में जल जमाव की खबर है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान ने ठाणे, रायगढ़ और नासिक में ऑरेंज अलर्ट, जबकि पालघर, मुंबई, रत्नागिरी, धुले, नंदुरबार, जलगांव और पुणे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कोलकाता और चेन्नई में गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 25 जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। उत्तरी भारत में श्रीनगर, जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि लेह और गिलगित में सामान्य रूप से बादल घिरे रहेंगे और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में गिलगित में दोपहर और शाम को बादल घिर सकते हैं। न्यूनतम तापमान 8 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फॉल, शिलंग, कोहिमा, आइजोल, अगरतला, गैंगटॉक और ईटानगर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की स्थिति के मद्देनजर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय दल का गठन किया। अमेरिका ने काबुल से अंतिम विमान के रवाना होने के बाद अफगानिस्तान में 20 वर्ष से सैनिक मिशन को खत्म करने की घोषणा की। भारत ने कहा, अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश पर हमले या आतंकवादियों को पनाह देने के लिए नहीं होना चाहिए। 3 महिला न्यायाधीशों सहित 9 नए न्यायाधीशों ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 64 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा और टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सिंहराज अदाना ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।